एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय व्यूअर्स। तो आज हम आए हैं एक नए चैप्टर के साथ जो है आपातकालीन प्रावधान चैप्टर 12। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप पीवाईक्यू में जाकर देखेंगे तो इससे आपातकालीन यानी आपातकाल से रिलेटेड देयर आर मेनी क्वेश्चंस इन द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो आप इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और आई होप ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। इंटरेस्टिंग तो तभी लगेगा जब आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं। आपातकालीन प्रावधान। ये प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ये संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना ही संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में परिवर्तित कर देते हैं। तो अगर हमें ढांचे को अगर बदलना होता है, संविधान की अगर किसी संरचना को बदलना होता है या करना हो तो उसके लिए हमें संशोधन की आवश्यकता होती है ना। वैसे भी कहा गया है कि केशवानंद भारती मामले में कि आप मूल संरचना का सिद्धांत दिया गया है ना 1967। तो यहाँ पे है कि बट यहाँ पे क्या है कि बिना संशोधन के ही संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में परिवर्तित कर देता है। यानी कि राज्य पे भी जो होता है संघ सरकार जो होती है वो कानून बना सकती है, उसे क्या हो जाता है अधिकार प्राप्त हो जाता है ना। यह देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की रक्षा के लिए आवश्यक है। आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन संबंधी प्रावधान वाइमर संविधान से लिया गया है। ठीक है, जर्मनी के वाइमर संविधान से। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। क्या है राष्ट्रीय आपातकाल? आइए देखते हैं। तो अनुच्छेद 352 घोषणा का आधार कह रहा है, राष्ट्रपति युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। साथ ही यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाता है कि संकट सन्निकट है तो वह इसके होने से पहले इस आशय की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति किस आधार पर? युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। या फिर राष्ट्रपति इस बात से श्योर हो जाए कि जो है संकट बहुत पास है यानी संभावित है, होने वाला है, और इसके होने से पहले इस आशय की राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं। ठीक है। अब है बाह्य आपातकाल। बाह्य आपातकाल में युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित किया जाता है, जबकि आंतरिक आपातकाल में सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया जाता है। अब है 38वां संविधान संशोधन। क्या है 38वां संविधान संशोधन? उपर्युक्त आधारों पर अलग अलग उद्घोषणाएं जारी कर सकते हैं, चाहे उनके द्वारा पहले से ही कोई उद्घोषणा की गई हो या ना की गई हो। 42वां संविधान संशोधन। राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा पूरे देश या उसके किसी भाग पर लागू कर सकती है या उसके किसी भाग पर लागू हो सकती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा जो होती है वो पूरे देश पर या देश के किसी पर्टिकुलर भाग पर लागू हो सकती है। ये 42वां संविधान संशोधन में कहा। अब है 44वां संविधान संशोधन। आंतरिक अशांति शब्द जो था उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ठीक है, आंतरिक अशांति को समाप्त कर दिया गया। तो यानी अब जो है क्या होता है, राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर कर सकते हैं, आंतरिक आधार अशांति के आधार पर नहीं कर सकते। तो इसको क्या कर दिया गया, उससे रिप्लेस कर दिया गया सशस्त्र विद्रोह से। ठीक है। अब वो है इसमें कि इसमें कैबिनेट की क्या भूमिका होती है। तो मूल संविधान में कैबिनेट की भूमिका का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है। 44वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके पश्चात कैबिनेट की लिखित अनुशंसा के बाद ही राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर सकते हैं। ठीक, यानी कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसे शामिल किया गया कि कैबिनेट लिखित अनुशंसा देगी, उसके बाद ही राष्ट्रपति क्या है आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है। अब है संसदीय अनुमोदन, यानी प्रारंभ में 2 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए
44वां संविधान संशोधन किया गया। प्रारंभ में ऐसा था कि 2 महीने के भीतर करना है, पर 44वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके पश्चात यह कहा गया कि 1 माह के भीतर दोनों सदनों का अनुमोदन चाहिए, है ना। यदि आपातकाल की उद्घोषणा ऐसे समय में की जाती है जब लोकसभा विघटित कर दी गई है या लोकसभा का विघटन उद्घोषणा को अनुमोदित किए बिना 1 महीने की अवधि के दौरान होता है, तो उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के पश्चात उसकी पहली बैठक से 30 दिनों तक लागू रहती है, बशर्ते कि राज्यसभा ने इस बीच इसे अनुमोदित कर दिया हो। तो इससे क्या समझा आपने? तो इसमें बेसिकली कह रहा है कि इसमें कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो मैं इसको पूरा समझाती हूँ कि पहले क्या था कि हमारे संविधान में शुरुआत में यह दिया गया था कि आपातकाल की घोषणा के 2 महीने के अंदर संसद से अनुमति लेना है ना। और पर बाद में 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसे क्या किया गया कि आपातकाल की मंजूरी दोनों सदनों से 1 महीने के भीतर ले लेनी जरूरी है, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से। अब ये कह रहा है कि यदि आपातकाल की उद्घोषणा ऐसे समय में की जाती है जब लोकसभा विघटित कर दी गई है या लोकसभा का विघटन उद्घोषणा को अनुमोदित किए बिना 1 महीने की अवधि के दौरान होता है, तो उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के पश्चात उसकी पहली बैठक से 30 दिनों तक लागू रहती है, बशर्ते कि राज्यसभा ने इस बीच इसे अनुमोदित कर दिया हो। इसका सीधा सीधा कहने का अर्थ ये है कि अगर आपातकाल उस स्थिति में लगता है जब लोकसभा या तो भंग हो चुकी हो या निलंबित हो गई हो, तो इसे बिना लोकसभा की मंजूरी के लागू किया जा सकता है। लेकिन लोकसभा जैसे ही गठित हो जाएगी, यानी लोकसभा के नए गठन के बाद उसकी पहली बैठक से 30 दिन के भीतर, जो दिया गया था ना कि 1 महीने, तो जैसे ही नई लोकसभा का गठन होता है तो उसके 30 दिन के भीतर यानी 1 महीने के भीतर इसकी मंजूरी लेनी होगी, बशर्ते राज्यसभा पहले से ही इसे मंजूर कर चुकी हो। ठीक ना। तो सीधे सीधे शब्द में अगर कहें तो क्या है कि आपातकाल लागू करने के बाद संसद से जल्दी इसकी मंजूरी लेना जरूरी है। ठीक है। अब है नेक्स्ट, अनुमोदन हेतु आवश्यक बहुमत का प्रकार। तो प्रारंभ में अनुमोदन के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता थी, लेकिन अब क्या हो गया है, वर्तमान में 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से अनुमोदन के लिए विशेष बहुमत का प्रावधान किया गया है। ठीक है। अब है अवधि। तो कह रहा है कि प्रारंभ में यह प्रावधान था कि एक बार स्वीकृति मिलने के पश्चात आपातकाल तब तक जारी रह सकता है जब तक कार्यपालिका चाहे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसे हर 6 महीने में, प्रत्येक 6 महीने में संसद के अनुमोदन से अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि हर 6 महीने में संसद के अनुमोदन से अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। यदि लोकसभा का विघटन आपातकाल को आगे जारी रखने का अनुमोदन किए बिना 6 महीने के दौरान होता है, तो उद्घोषणा बोल रहा है कि यदि लोकसभा का विघटन आपातकाल को आगे जारी रखने का अनुमोदन किए बिना 6 महीने के दौरान होता है, तो उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद उसकी पहली बैठक से 30 दिनों तक लागू रहती है, बशर्ते कि राज्यसभा ने इस बीच इसे जारी रखने को अनुमोदित कर दिया हो। ठीक है। नेक्स्ट, अब है न्यायिक समीक्षा। प्रारंभ में राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में न्यायिक समीक्षा का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन 38वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय आपातकाल को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया, बोला कि ये न्यायिक समीक्षा से मुक्त है। किंतु 44वां संविधान संशोधन जो हुआ, उसने 38वें संविधान संशोधन के तहत किए गए प्रावधान को हटा दिया और क्या किया, मिनर्वा मिल्स केस राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को दुर्भावना के आधार पर या इस आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है कि यह घोषणा पूरी तरह से बाह्य या अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित है या असंगत या विकृत है। ठीक है। तो किस आधार पर, मिनर्वा मिल्स केस में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को क्या कहा गया कि यदि अगर यह दुर्भावना के आधार पर होगी तो न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है
किस आधार पर? तो जब यह घोषणा पूरी तरह से बाह्य या अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित है या असंगत या विकृत है, तो इस आधार पर क्या हो सकता है, इसे चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, तो यह न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ जाती है। अब है रिवोकेशन यानी वापस लेना। राष्ट्रपति इसे वापस ले सकते हैं, इसके लिए संसदीय अनुमोदन आवश्यक नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट हियर, नेक्स्ट जरूरी होगा, तो इसमें देख लेते हैं। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल के लिए क्या है, संसदीय अनुमोदन आवश्यक नहीं है। 44वां संविधान संशोधन, यदि लोकसभा आपातकाल जारी रखने का निरुमोदन करने वाला संकल्प पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को आपातकाल वापस लेना होता है। इससे पूर्व आपातकाल को वापस लेने में लोकसभा की कोई भूमिका नहीं थी। ठीक है, तो अब क्या हो गया है 44वें संविधान संशोधन के तहत कि यदि लोकसभा आपातकाल जारी रखने का निरुमोदन करने वाला संकल्प पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को आपातकाल वापस लेना पड़ता है। ठीक है, इससे पूर्व क्या था, ऐसी भूमिका लोकसभा की इसमें नहीं थी, परंतु अब है। 1/10 लोकसभा सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति यदि लोकसभा सत्र में नहीं है को लिखित रूप से सूचना देनी होगी। क्या होगा, 1/10 लोकसभा सदस्य जो हैं उसको लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति को क्या होगा, लिखित रूप से सूचना देनी होगी। कब, यदि लोकसभा सत्र में नहीं है उस स्थिति में। ऐसे संकल्प पर विचार करने के लिए 14 दिनों के भीतर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाता है। ठीक है, अब है निरुमोदन के लिए बहुमत यानी मेजॉरिटी फॉर डिसअप्रूवल। तो ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कहता है कि निरुमोदन के लिए लोकसभा में साधारण बहुमत आवश्यक है। कौन सा बहुमत, साधारण बहुमत की आवश्यकता है। अब है आपातकाल लगाया जाना। अब तक 3 बार आपातकाल लगाया जा चुका है, 1962, 1971, 1975 इसमें आपातकाल घोषित किया गया है। तो ध्यान रहे 1962 में भारत और चीन के साथ युद्ध हुआ था, फिर 71 में फिर भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, और 1975 में इंदिरा गांधी सरकार थी, उस वक्त में जो है आपातकाल की घोषणा हुई थी। ठीक है, अब है शाह आयोग। 1975 के आपातकाल की जांच की और आपातकाल की घोषणा को उचित नहीं ठहराया गया। तो उसमें जो माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी वो उनके समय में जो आपातकाल लगा था यानी 1975 में, उसको शाह आयोग जो थी उसने क्या की, आपातकाल की जांच की और आपातकाल की जो घोषणा है उसको अनुचित ठहराया यानी उचित नहीं ठहराया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाने का प्रभाव, यानी अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उसका क्या प्रभाव होता है, कहाँ पे, तो केंद्र राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो नेक्स्ट है कार्यकारी, विधायी और वित्तीय। तो राष्ट्रीय आपातकाल का कार्यकारी प्रभाव केंद्र राज्य संबंधों पर। केंद्र की कार्यकारी शक्ति किसी भी मामले में जिसमें केंद्र आवश्यक समझे किसी भी राज्य को निर्देश देने तक विस्तारित है। सामान्य स्थिति में केंद्र केवल निर्दिष्ट मामलों पर ही राज्य को कार्यकारी निर्देश दे सकता है। हालांकि राज्यों को केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में रखा जाता है लेकिन उन्हें निलंबित नहीं किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बना हुआ है ऑलरेडी। तो क्या कह रहा है कि केंद्र की कार्यकारी शक्ति जो होती है वह राज्यों में विस्तारित हो जाती है, अर्थात केंद्र को यह शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वो अगर किसी भी राज्य के मामले में किसी भी विषय को अगर वो जरूरी समझे या केंद्र आवश्यक समझे तो वो क्या कर सकती है, राज्यों को निर्देश दे सकती है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि वैसे अगर ये तो आपातकाल की स्थिति की बात कर रहा है, लेकिन सामान्य स्थिति में केंद्र क्या होता है कि केवल निर्दिष्ट मामलों में ही राज्य को कार्यकारी निर्देश दे सकता है, लेकिन यहाँ पे वहाँ केंद्र की शक्ति विस्तारित हो जाती है। हालांकि राज्यों को केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में रखा जाता है, यानी कि राज्य जो है केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि वहाँ की जो सरकार होती है यानी उन्हें निलंबित नहीं किया जाता है। ठीक है,
अब है विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों में संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो हमने पहले पढ़ा कार्यकारी शक्ति, अब हम पढ़ रहे विधायी। तो विधायी में क्या है कि संसद जो है राज्य के किसी भी मामले में कानून बना सकती है। यद्यपि राज्य विधानमंडलों को निलंबित नहीं किया जाता है, ठीक है, यानी कि जो विधानमंडल होता है उसको उसको जो है केंद्र जो होती है निलंबित नहीं करती है, ये इम्पॉर्टेंट है। लेकिन संसद को अधिभावी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है। राज्य सूची पर संसद द्वारा बनाए गए ऐसे कानून कब तक लागू रहेंगे वो बता रहा है कि आपातकाल वापस लिए जाने के 6 महीने बाद निष्क्रिय हो जाते हैं। यानी कि अगर आपातकाल के दौरान संसद ने केंद्र द्वारा यानी कि कोई भी राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा कानून बना दिया गया है तो वो कानून कब तक रहेगा, तो जब तक आपातकाल ख़त्म हो जाने के, यानी कि सपोज दैट आपातकाल ख़त्म हो गई है तो आपातकाल ख़त्म होने के नेक्स्ट 6 महीने के बाद जो है वो कानून निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है। यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। तो यानी संसद सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति उस समय राज्य सूची के विषयों पर जो है अपना अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन। उपरोक्त विधायी और कार्यकारी कार्य न केवल उस राज्य तक विस्तारित होते हैं जहां तक आपातकाल लागू है, बल्कि किसी अन्य राज्य तक भी विस्तारित होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो कह रहा है कि उपरोक्त ये जो कानून है, ठीक है, उपरोक्त विधायी और कार्यकारी कार्य जो बोल रहे हैं कि वह न केवल उस राज्य तक विस्तारित होगा जहां आपातकाल लागू है, बल्कि किसी अन्य राज्य तक भी विस्तारित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वित्तीय का जो है, अब हमने पढ़ लिया कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, अब हम पढ़ेंगे वित्तीय शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकते हैं, या तो कम कर सकते हैं या फिर रद्द कर सकते हैं। ऐसा संशोधन उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक जारी रहता है जिसमें आपातकाल को वापस लिया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि वित्तीय शक्तियों में क्या है, तो राष्ट्रपति केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का जो वितरण होता है उसको या तो कम कर सकते हैं या फिर रद्द कर सकते हैं, यानी उस राष्ट्रपति संशोधित कर सकते हैं। और कह रहा है यह संशोधन उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक जारी रहता है जिसमें आपातकाल को वापस लिया गया था। यानी कि आपातकाल अगर वापस ले लिया गया है तो जो वित्तीय वर्ष है उस समय तक जारी रहता है, ठीक है, उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक जारी रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। बोल रहा राष्ट्रपति का ऐसे प्रतीक आदेश दोनों सदनों के पटल पर रखा जाना होता है, ठीक है। तो यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के समक्ष यह आदेश को रखा जाता है। नेक्स्ट है लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव। लोकसभा और राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है इसकी बात कर रहा है, ठीक है। अगर लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर, तो बोल रहा है कि लोकसभा पर क्या प्रभाव पड़ेगा और फिर पढ़ेंगे राज्य विधानसभा पर। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद के कानून द्वारा लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाते हुए कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है। तो क्या कह रहा है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो संसद के कानून बनाकर, यानी संसद के कानून के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल क्या है, एक बार में 1 वर्ष तक, ध्यान रहे वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाते हुए कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल समाप्त होने के पश्चात, अगर आपातकाल समाप्त हो गया है तो उसके पश्चात यह विस्तार 6 महीने से अधिक जारी नहीं रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य विधानसभा पर। तो केवल संसद ही विधानसभाओं के कार्यकाल को बढ़ा सकती है। तो कौन बढ़ा सकती है विधानसभा के कार्यकाल को? केवल संसद ही बढ़ा सकती है। एक बार में
1 वर्ष तक बढ़ाते हुए कितनी भी बार बढ़ा सकती है, अर्थात विस्तार की अवधि संसद के समान ही होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये ध्यान रखने योग्य है। अब है मूल अधिकारों पर प्रभाव, यानी कि जब आपातकाल लागू होता है तो उसका मूल अधिकार पर क्या प्रभाव होता है। अनुच्छेद 358 यानी 358 और अनुच्छेद 359 क्या कहता है। अनुच्छेद 358 तो बेसिकली आर्टिकल 358 जो है वो कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, यानी कि अनुच्छेद जो 352 जिसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, तो उसके दौरान अनुच्छेद 19 जो है, जो हमारी स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 में, वो क्या होता है, स्वतः निलंबित हो जाता है। वहीं आर्टिकल 359 जो है वो क्या कहता है कि जब अनुच्छेद 359 मतलब ये 352 लागू होता है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहता है, तो उस दौरान राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कुछ मूल अधिकारों को जो लागू होते हैं उसको निलंबित कर देते हैं। ठीक है, तो उसका वर्णन इसमें किया गया है आर्टिकल 359 में। तो चलिए पहले पढ़ के देखते हैं। तो आर्टिकल 358 पढ़ते हैं हम। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत यहाँ है ना, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आने वाले 6 मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, और निलंबन के लिए किसी अलग आदेश की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो आर्टिकल 358 में डायरेक्टली ये मेंशन्ड है। ठीक है, कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है अनुच्छेद 19 का निलंबन, इसके लिए किसी अलग आदेश की आवश्यकता नहीं है, यानी इसके निलंबन के लिए। राज्य अनुच्छेद 19 के तहत इन अधिकारों को वापस लेने के लिए कानून बना सकता है या कार्यकारी कार्रवाई कर सकता है। आपातकाल के दौरान या उसके बाद भी ऐसे कानूनों को न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। आपातकाल समाप्त होने के बाद अनुच्छेद 19 स्वतः पुनः लागू हो जाता है और अनुच्छेद 19 से असंगत कोई भी कानून लागू नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 359। क्या कहता है कि अनुच्छेद 20 और 21 के सिवाय, किसके सिवाय, तो अनुच्छेद 20 और 21। तो अनुच्छेद 20 में क्या कहता है, तो यह अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है कि किसी को भी अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि अपराधी के अपराध का निर्धारण कानूनी प्रक्रिया से ना हुआ हो। ठीक है, तो और अनुच्छेद 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो इन दोनों को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। यह राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार देता है। वास्तव में अगर कभी हमारे मूल अधिकार का हनन होता है तो हमें यह अधिकार दिया गया है कि मूल अधिकार जो है वाद योग्य है, यानी हम न्यायालय की ओर जा सकते हैं। लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है तो उस दौरान जो है हम अपने मूल अधिकारों का अगर हनन होता है, ध्यान रहे यहाँ पे अपवाद अनुच्छेद 20 और 21 है। ठीक है, तो अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम क्या होता है, न्यायालय की ओर रुख नहीं कर सकते, यानी कि न्यायालय जाने का जो अधिकार है वो भी समाप्त हो जाता है। मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं बल्कि केवल उनका प्रवर्तन निलंबित होता है। ठीक है, उनका प्रवर्तन केवल निलंबित होता है। ध्यान रहे, इसी आधार पर स्टेटमेंट फ्रेम कर दिया जाता है। ठीक है, उक्त अधिकार सैद्धांतिक रूप से जीवित है लेकिन उपचार मांगने का अधिकार निलंबित हो जाता है। प्रवर्तन का निलंबन केवल उन मूल अधिकारों से संबंधित है जो राष्ट्रपति के आदेश में विनिर्दिष्ट होते हैं और निलंबन आदेश पूरे देश या देश के किसी भी हिस्से तक विस्तारित हो सकता है। ऐसे किसी भी आदेश को अनुमोदन के लिए दोनों सदनों के पटल पर रखा जाना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संशोधन अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आने वाले 6 मूल अधिकारों को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित किया गया हो। ध्यान रहे, ना कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर।
ठीक है। सशस्त्र विद्रोह में पहले क्या किससे रिप्लेस किया गया है? आंतरिक अशांति से रिप्लेस किया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि अनुच्छेद 19 जो है के तहत आने वाले जो 6 मूल अधिकार हैं उसको केवल तभी निलंबित करेंगे जब युद्ध जब राष्ट्रीय आपातकाल का उद्घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर हुआ हो। ध्यान रहे यहाँ पे सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं। केवल वे कानून जो आपातकाल से संबंधित हैं उन्हें न्यायिक समीक्षा से संरक्षित किया जाता है और किसी अन्य कानून को नहीं। ठीक है, कि वही कानून आपातकाल से केवल वही कानून जो आपातकाल से संबंधित है उनकी ही न्यायिक समीक्षा से संरक्षित, उन्हें ही न्यायिक समीक्षा से संरक्षण किया जाता है, किसी और अन्य कानूनों को नहीं किया जाता। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि 44वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 के तहत मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते, जबकि अन्य अधिकार निलंबित हो जाता है, लेकिन ये अनुच्छेद 20 और 21 जो है ये रह जाता है, तो इसके लिए हम न्यायालय की रुख कर सकते हैं। केवल वे कानून जो आपातकाल से संबंधित हैं उन्हें न्यायिक समीक्षा से संरक्षित किया जाता है और किसी अन्य कानून को नहीं। ठीक है, अब है अनुच्छेद 358। अनुच्छेद 358 केवल बाह्य आपातकाल के दौरान ही लागू होता है, आंतरिक आपातकाल के दौरान नहीं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं। वहीं अनुच्छेद 359 बाह्य और आंतरिक आपातकाल दोनों आधार के दौरान लागू होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर कि अनुच्छेद 359 जो है वो बाह्य और आंतरिक दोनों आपातकाल के दौरान लागू होता है, लेकिन अनुच्छेद 358 केवल बाह्य आपातकाल के दौरान लागू होता है, आंतरिक आपातकाल के दौरान नहीं। अनुच्छेद 358 जो है आपातकाल की पूरी अवधि के लिए अनुच्छेद 19 में शामिल मूल अधिकारों को निलंबित करता है। वहीं अनुच्छेद 359 मूल अधिकार के निलंबन और इसकी अवधि का उल्लेख राष्ट्रपति द्वारा अपने आदेश में किया जाता है। आर्टिकल 358 जो है इसका विस्तार संपूर्ण देश पर होता है, जबकि आर्टिकल 359 है इसका विस्तार भी संपूर्ण देश पर ही होता है। समानताएं क्या हैं? दोनों अनुच्छेद केवल उन कानूनों को चुनौती से छूट प्रदान करते हैं जो आपातकाल से संबंधित हैं। ध्यान रहे, केवल एक ही कंडीशन है जब छूट प्राप्त है, केवल उन कानूनों को चुनौती से छूट प्राप्त है जो आपातकाल से संबंधित है, अन्य किसी कानून को नहीं। केवल ऐसे कानून के अंतर्गत की गई कार्यकारी कार्यवाही दोनों अनुच्छेदों द्वारा संरक्षित होती है। ठीक है, अब है राष्ट्रपति शासन। तो हमने ये क्या पढ़ा? राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के बारे में पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे? जो उपरोक्त हम ऊपर सारा पढ़ा वो 352 के बारे में। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के बारे में हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 356 राज्य आपात घोषणा का आधार क्या है? तो यह राज्य आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है या राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 355 क्या कहता है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। ठीक है, तो क्या अनुच्छेद 355 क्या कहता है कि संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। वहीं आर्टिकल 356 कहता है कि जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, मतलब ऐसा सुनिश्चित हो जाए कि राज्य के द्वारा संवैधानिक तरीके से प्रशासन शासन नहीं चलाया जा सकता, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में। अनुच्छेद 356 यहाँ देखो, यहाँ दिया हुआ है कि यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि राज्य का शासन इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा कर सकता है। किस चीज़ का? तो राष्ट्रपति शासन का।
ये यूपीएससी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 365। तीनों अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 355, 356 और 365। तो अनुच्छेद 365 कहता है कि यदि कोई राज्य संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। ठीक है, तो अब क्या है संसदीय अनुमोदन। तो दोनों सदनों में इसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में 2 महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो लेकिन राष्ट्रपति शासन के लिए यहाँ पे 2 महीने दिए गए हैं, पर ऊपर हमने क्या पढ़ा, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए 1 महीने कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ठीक है, और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन के लिए 2 महीने। यदि आपातकाल की उद्घोषणा ऐसे समय में जारी की जाती है जब लोकसभा विघटित कर दी गई हो या लोकसभा का विघटन उद्घोषणा को अनुमोदन किए बिना 2 महीने की अवधि के दौरान होता है, तो उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद उसकी पहली बैठक से 30 दिनों तक लागू रहती है, बशर्ते कि राज्यसभा ने इस बीच इसकी निरंतरता को अनुमोदित कर दिया हो। सेम थिंग हियर जो हमने ऊपर पढ़ा था राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ मेंशन्ड है। बस दिक्कत यहाँ ये है, मतलब यहाँ डिफरेंस एक है कि वहाँ पे 1 महीने था, यहाँ 2 महीने की अवधि के दौरान कह रहा है। लेकिन ध्यान रहे कि नई बैठक जब होगी नई लोकसभा गठित होने नई बैठक के पश्चात 30 दिनों के अंदर ही यानी 1 महीने के अंदर ही जो है इसको अनुमोदित करना है लोकसभा से। नेक्स्ट अवधि 6 महीने। हालांकि इसे हर 6 महीने में संसदीय अनुमोदन से अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट हियर कि यहाँ कितने महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो हर 6 महीने में संसदीय अनुमोदन से अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 44वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से आगे 6 महीने के लिए तभी बढ़ाया जा सकता है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हों। यानी कि पहले तो ऐसा था, अब क्या किया गया, 44वां संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया है कि राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से आगे 6 महीने के लिए तभी बढ़ाया जा सकता है जब क्या क्या शर्त हो, यदि राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण भारत अथवा राज्य के किसी भाग में लागू हो और यदि निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि कठिनाइयों के कारण निर्वाचन नहीं कराए जा सकते, तो इस आधार पर ही वो 1 साल से आगे बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अभी न्यायिक समीक्षा। 38वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की संतुष्टि यानी कि प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन को न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति प्रदान की गई है। 44वां संविधान संशोधन फिर आया, उसने क्या किया, इस उपर्युक्त प्रावधान को हटा दिया। ये जो 38वां संविधान संशोधन था इसको हटा दिया गया, अब इस पे भी समीक्षा लागू की गई है। नेक्स्ट है वापस लेना। राष्ट्रपति द्वारा बाद की उद्घोषणा द्वारा किसी भी समय, ध्यान रहे किसी भी समय इसे वापस लिया जा सकता है। ऐसी उद्घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब है लगाया जाना यानी इम्पोजिशन। सबसे पहले 1951 में जब पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, कहाँ लगाया गया था, इम्पोज किया गया था, तो पंजाब में किया गया था सबसे पहले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उम्मीद थी कि अनुच्छेद 355 द्वारा प्रदत्त कठोर शक्ति अप्रचलित कानून यानी डेड लेटर बनी रहेगी और इसका उपयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा। अभी राष्ट्रपति शासन लागू होने का प्रभाव, अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो उसका क्या प्रभाव होता है, तो राष्ट्रपति शासन को निम्नलिखित असाधारण शक्तियाँ प्राप्त, यानी कि राष्ट्रपति शासन जब लागू हो जाता है तो राष्ट्रपति को असाधारण शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। कौन कौन सी असाधारण शक्तियाँ, तो शक्तियों का अधिग्रहण यानी राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्यों और राज्यपाल या किसी अन्य कार्यकारी प्राधिकारी में निहित शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है। विधायी शक्तियाँ
वह यह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा। संवैधानिक प्रावधानों का निलंबन, वह राज्य में किसी भी व्यक्ति या किसी भी प्राधिकारी से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के निलंबन सहित सभी आवश्यक कदम उठा सकता है। मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी, वह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। ध्यान रहे, यहाँ बर्खास्त कर सकता है। और संसद राज्य के विधेयकों और बजट को पारित करती है। तो विधेयक और बजट को कौन पारित करने लग जाती है फिर? राज्य के, तो संसद करने लग जाती है। ठीक है, यूपीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ कहता है कि नहीं वो बनी रहती है या बर्खास्त हो जाती है, तो नहीं, यहाँ पे उसका क्या हो जाता है? बर्खास्तगी हो जाती है। अब राज्य प्रशासन, राज्य प्रशासन जो है राष्ट्रपति की ओर से मुख्य सचिव की सहायता से राज्यपाल द्वारा प्रशासित किया जाता है। ठीक है, तो किसकी ओर से? तो राष्ट्रपति की ओर से और मुख्य सचिव की सहायता से राज्यपाल द्वारा प्रशासित किया जाता है। कानूनों की निरंतरता, संसद या राष्ट्रपति या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा बनाए गए कानून राष्ट्रपति शासन के बाद भी लागू रहते हैं। ठीक है, यानी संसद या राष्ट्रपति या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अगर कोई कानून बना दिया गया है तो वह कानून राष्ट्रपति शासन के बाद भी लागू रहता है। अब विधानसभा पर प्रभाव, या राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को निलंबित या विघटित कर सकते हैं। ठीक है, तो राज्य विधानसभा क्या हो सकती है? निलंबित या विघटित हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या पढ़ा हमने कि मंत्रिपरिषद की भी बर्खास्तगी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अभी न्यायिक स्थिति। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति, दर्जा, शक्तियां और कार्य यथावत बने रहते हैं। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एसआर बम्बई मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय। 1994, राष्ट्रपति शासन न्यायिक समीक्षा के अधीन है। राष्ट्रपति का समाधान सुसंगत सामग्री के आधार पर हो। न्यायालय सामग्री की सत्यता या उसकी पर्याप्तता पर विचार नहीं कर सकता, लेकिन यह देख सकता है कि यह सुसंगत है या नहीं। केंद्र को राष्ट्रपति शासन का औचित्य बताना पड़ता है। असंवैधानिक या अवैध पाए जाने पर न्यायालय राज्य विधानसभा को पुनर्गठित कर सकता है। ध्यान रहे कि केंद्र को राष्ट्रपति शासन का औचित्य बताना पड़ता है, और असंवैधानिक या अवैध अगर पाया जाता है राष्ट्रपति शासन, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय राज्य विधानसभा को पुनर्गठित कर सकती है। राज्य विधानसभा को संसद के अनुमोदन के बाद ही विघटित किया जा सकता है, यानी राज्य विधानसभा जो है उसको संसद के अनुमोदन के पश्चात ही विघटित किया जा सकता है। तब तक की अवधि के लिए उसे सिर्फ निलंबित ही किया जाता है। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा विधानसभा का विश्वास खोने के प्रश्न का निर्णय सदन के पटल पर किया जाना चाहिए। तो क्या है? राज्य सरकार द्वारा क्या किया जाना? विधानसभा का विश्वास खोने के जो प्रश्न है उसका निर्णय सदन के पटल पर किया जाना चाहिए, और जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक मंत्रिमंडल को पद से नहीं हटाया जाना चाहिए। ऐसा किसने कहा था? एसआर बम्बई मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था। यदि राज्य सरकार पंथ निरपेक्षता विरोधी नीति अपना रही है तो उस पर अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ध्यान रहे कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर जो है राज्य सरकार पंथ निरपेक्षता संबंधी नीति फॉलो कर रही है तो उस पर क्या हो जाता, पंथ निरपेक्षता विरोधी नीति अपना रही है तो उस पर अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है बम्बई मामले में 1994 में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग 1988 की सिफारिशों का हवाला देते हुए उन परिस्थितियों की रूपरेखा तैयार की जिनके तहत अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति राष्ट्रपति शासन लगाने के उपयोग को उचित या अनुचित ठहराया जा सकता है।
तो बेसिकली क्या हुआ कि बम्बई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सरकारी आयोग का गठन किया और सरकारी आयोग जो थी उसकी सिफारिशों का हवाला देते हुए कहा कि एक रूपरेखा तैयार की और कहा कि उसके आधार पे ही कि अनुच्छेद 356 के तहत जो शक्ति प्राप्त होती है राष्ट्रपति शासन लगाने की, उसका जो उपयोग है उसको उचित या अनुचित ठहराया जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं उचित राष्ट्रपति शासन या अनुचित राष्ट्रपति शासन क्या है। तो उचित और अनुचित। त्रिशंकु विधानसभा यानी किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं है, तब अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो क्या है, वो उचित है। ठीक है, तो किन किन स्थिति को उचित समझा जाता है। तो अगर त्रिशंकु विधानसभा है यानी कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, तो ऐसे में त्रिशंकु बन गया, यानी कि बहुमत के आधार पर चुना जाता है ना, पर किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। बहुमत प्राप्त दल मंत्रिपरिषद बनाने से इनकार कर दे और राज्यपाल को बहुमत वाला गठबंधन नहीं मिले, यानी कि जिस भी पार्टी को बहुमत मिला है वो सरकार बनाने से, मंत्रिपरिषद बनाने से इनकार कर दे कि हम तैयार नहीं हैं, और राज्यपाल को बहुमत वाला कोई गठबंधन ही ना मिले, तो इस स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लगाना उचित समझा जाता है। नेक्स्ट है कि यदि विधानसभा में हार के बाद मंत्रिपरिषद त्याग दे और किसी अन्य दल को बहुमत प्राप्त ना हो, तो उस स्थिति में भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाना उचित समझा जाता है। कब? तो जब तो कौन कौन सा हमने पढ़ा कि त्रिशंकु बन गया हो विधानसभा, यानी कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हो और सरकार का गठन ना हो पा रहा हो, ऐसी स्थिति में दूसरा कंडीशन बताया कि बहुमत, जिस भी पार्टी को बहुमत प्राप्त तो है किसी, लेकिन वो पार्टी सरकार बनाने यानी मंत्रिपरिषद बनाने से इनकार कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल को कोई भी बहुमत वाला गठबंधन नहीं मिल पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उचित है राष्ट्रपति शासन। तीसरा कंडीशन बता रहा है कि यदि विधानसभा में हार के बाद मंत्रिपरिषद जो है वो त्याग पत्र दे दिया हो और किसी अन्य दल को बहुमत प्राप्त ना हो, तो ऐसी कंडीशन में भी राष्ट्रपति शासन लगाना उचित समझा जाएगा। ठीक है, अब तब बात कर रहा है कि अनुचित किस परिस्थिति में आप लगाया गया राष्ट्रपति शासन अनुचित साबित होगा। तो यदि मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे या बहुमत खो दे और राज्यपाल वैकल्पिक सरकार की संभावना का आकलन किए बिना आपातकाल लगाने की सिफारिश कर दे। समझ रहे हो, यानी कि मंत्रिपरिषद अगर त्यागपत्र दे दिया हो या फिर सदन में या पटल पर अपना बहुमत खो दिया हो, और फिर क्या हो गया हो, यानी कि विधानसभा में अपना बहुमत खो दिया हो और राज्यपाल क्या करे कि वैकल्पिक सरकार की संभावना को देखे बिना, क्योंकि अपोजिशन पार्टी भी है ना, तो उसको मौका दिए बिना क्या किया हो कि आपातकाल लगाने की सिफारिश कर दे, तो ऐसी स्थिति में जो है ये राष्ट्रपति शासन अनुचित समझा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे केस राज्यों में आए भी हैं, एक आया था बूटा सिंह के समय में भी कुछ ऐसे केस आए थे। नेक्स्ट है, यदि राज्यपाल मंत्रिपरिषद को बहुमत सिद्ध करने की अनुमति ना दे और राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दे, यानी राज्यपाल जो है मंत्रिपरिषद को अपना बहुमत सिद्ध करने की अनुमति नहीं दे और राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दे, तो यह भी स्थिति जो है अनुचित समझा जाता है। यदि विधानसभा में सत्तारूढ़ दल लोकसभा के आम चुनाव में हार गया हो, तो क्या है कि यदि विधानसभा में जो सत्ता पार्टी है वो लोकसभा के आम चुनाव में हार गया है, तो ऐसी स्थिति में अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए तो यह भी अनुचित राष्ट्रपति शासन होगा। तो हमने देखा कि किस आधार पर लगाया गया राष्ट्रपति शासन उचित है या अनुचित। नेक्स्ट है, आगे और है उचित या अनुचित। यदि राज्य केंद्र द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देश की अवहेलना करे, यानी कि राज्य जो है केंद्र अगर कोई निर्देश देता है उसका पालन नहीं करे, तो उस आधार पर अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो वो क्या है, उचित है। यदि सरकार संविधान और कानून के विरुद्ध कार्य कर रही हो या हिंसक विद्रोह भड़का रही हो, तो इस आधार पर भी अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तो वो भी उचित है।
अब है फिजिकल ब्रेकडाउन यानी भौतिक विघटन। सरकार जानबूझकर अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने से इनकार कर दे जिससे राज्य की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो, तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाना उचित साबित होगा। लेकिन अगर राज्य में कुप्रशासन है तो इस आधार पर अगर आपातकाल लगा दिया गया तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, अनुचित कहलाएगा। और आंतरिक अशांति जिससे कोई आंतरिक उच्छेदन अथवा भौतिक विघटन गड़बड़ी ना हो, इस आधार पर अगर राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो वो भी अनुचित समझा जाएगा यानी गलत समझा जाएगा। ध्यान रहे, यदि राज्य सरकार को अपनी गलती सुधारने के लिए पूर्व चेतावनी नहीं दी गई हो, केवल उन मामलों को छोड़कर जहां स्थितियां विपत्तिकारक घटनाओं में परिवर्तित होने वाली हो, ऐसी स्थिति पर अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए तो वो भी अनुचित साबित होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन देख लिया 352 और अनुच्छेद 356। अब हम पढ़ेंगे तीसरा जो है वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। इसको देखते हैं। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, घोषणा का आधार। राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है कौन? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत या उसके किसी क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है। अब है संसदीय अनुमोदन। साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है इसके लिए, और राष्ट्रपति शासन के लिए भी साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक होता है। यदि आपातकाल की उद्घोषणा ऐसे समय में जारी की जाती है जब लोकसभा विघटित कर दी गई हो या लोकसभा का विघटन उद्घोषणा को अनुमोदन किए बिना 2 महीने की अवधि के दौरान होता है, तो उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद उसकी पहली बैठक से 30 दिनों तक लागू रहती है, बशर्ते कि राज्यसभा ने इस बीच इसकी निरंतरता को अनुमोदित कर दिया हो। ठीक है, तो 30 दिन की बात यहाँ कह रहा है, और 2 महीने की अवधि के दौरान, यहाँ पे ध्यान रहे कि यहाँ पे 2 महीने के अवधि भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। अब है अवधि। एक बार अनुमोदन मिलने के पश्चात आपातकाल अनिश्चित काल तक के लिए जारी रहता है जब तक कि इसे वापस ना लिया जाए। ठीक है, एक बार अगर अनुमोदित हो गए तो अनिश्चित काल तक जारी रहेगी। न्यायिक समीक्षा। 38वां संविधान संशोधन में वित्तीय आपातकाल घोषित करने में राष्ट्रपति के समाधान को न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति प्रदान की गई, परंतु 44वां संविधान संशोधन जब हुआ तो उसमें 38वें संविधान संशोधन के तहत किए गए प्रावधान हटा दिए गए, अतः यह न्यायिक समीक्षा के अधीन स्वीकृत किया गया। तो जो वित्तीय आपातकाल क्या है, न्यायिक समीक्षा के अधीन है। अब है निरसन। राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। किसी संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अधिरोपण। अभी तक ध्यान रहे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ कि अभी तक कोई वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है। ठीक है, अब है वित्तीय आपातकाल के प्रभाव। तो क्या होते हैं वित्तीय आपातकाल के प्रभाव? तो कानूनी आधार। अनुच्छेद 360 कमोबेश 1933 में पारित संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय रिकवरी अधिनियम यानी कि नेशनल रिकवरी एक्ट के पैटर्न का अनुसरण करता है। ऐतिहासिक तथ्य। भारत में अब तक कोई भी वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है। हालांकि वर्ष 1991 में वित्तीय संकट का वर्ष था। केंद्रीय प्राधिकार केंद्र की कार्यकारी अधिकारिता किसी भी राज्य को उसके द्वारा विनिर्दिष्ट वित्तीय औचित्य के मानदंडों का पालन करने का निर्देश देने तक विस्तारित है। ठीक है, राष्ट्रपति निम्नलिखित निर्देश दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? तो पहला है वेतन में कटौती कर सकते हैं और विधेयकों का आरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो वेतन में कटौती। राज्य या संघ में सेवारत सभी या किसी भी वर्ग के, कहाँ? राज्य या संघ में सेवारत सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते में कटौती कर सकते हैं। अब विधेयकों का आरक्षण।
सभी धन विधेयकों को या अन्य वित्तीय विधेयकों को राज्य विधायिकाओं द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं 3 आपात स्थितियों के बीच संक्षिप्त तुलना की गई है। यह डायग्राम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। एक संक्षिप्त तुलना तो क्या है? घोषणा विशेषता अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। तो अनुच्छेद जो है ऐसे देखते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अनुच्छेद 352 जो है वो है किस आधार पर लागू किया जाता है? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लागू किया जाता है। कैबिनेट की भूमिका क्या होती है? मैं ऐसे ही समझाती हूँ। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लागू किया जाता है, जबकि और कैबिनेट की भूमिका इसमें निर्दिष्ट नहीं थी, बट 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कैबिनेट की मंजूरी की आवश्यकता है। ठीक है, अब है संसदीय अनुमोदन 1 माह के भीतर जो होना जरूरी है 44वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, और बहुमत का प्रकार कैसा होगा? तो विशेष बहुमत होगा, ध्यान रहे विशेष बहुमत होगा, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया है। अवधि अनिश्चित काल के लिए हर 6 महीने में बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और न्यायिक समीक्षा पुनर्स्थापित की गई है, यानी कि न्यायिक समीक्षा होगी। निरसन तो राष्ट्रपति बिना मंजूरी के रद्द कर सकते हैं, लोकसभा अस्वीकृत कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है ऐतिहासिक संदर्भ क्या है? तो अब तक 3 बार जो है घोषित किया गया है, 1962, 1971 और 1975 में। शासन का प्रभाव क्या है? तो केंद्र ने शक्तियां ग्रहण की और संसद को सर्वोपरि शक्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब है दूसरा है राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन क्या है? अनुच्छेद 356। तो घोषणा कब किया जा सकता है इसका? तो राज्य सरकार का संवैधानिक रूप से कार्य करने में विफलता। ठीक है, और इसमें कैबिनेट की भूमिका क्या है? तो लिखित अनुशंसा की आवश्यकता होती है कैबिनेट की। और यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल में 1 माह था, लेकिन यहाँ पे 2 माह है। 2 माह के भीतर इसके अनुमोदन की आवश्यकता होती है और लोकसभा भंग होने पर भी अस्तित्व में रहेगा। ठीक है, और ध्यान रहे आगे वित्तीय आपातकाल के लिए भी 2 माह के भीतर अनुमोदन करना होता है। ठीक है, अब इसके लिए भी साधारण बहुमत की आवश्यकता है और वित्तीय आपात के लिए भी साधारण बहुमत की आवश्यकता है। यह प्रारंभ में 6 माह के लिए और अनुमोदन के साथ अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और लेकिन वित्तीय आपातकाल जो है वो अनुमोदित होने के बाद अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। एक बार अगर अनुमोदित हो गया तो अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। कब तक? निरस्त होने तक। ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो न्यायिक समीक्षा थी उसकी उन्मुक्ति हटा दी गई, और लेकिन इसमें क्या है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है वो न्यायिक समीक्षा को बहाल कर दी गई, इसमें हटा दी गई और इसमें बहाल कर दी गई। ठीक है, निरसन राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी भी रद्द किया जा सकता है और राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन वित्तीय आपात जो है राष्ट्रपति बिना अनुमोदन के निरस्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऐतिहासिक संदर्भ। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है सबसे पहले पंजाब में लगाया गया, जबकि वित्तीय आपातकाल कभी भी घोषित ही नहीं किया गया है, जबकि एक बार 1991 में वित्तीय संकट आया था। शासन का प्रभाव पूछ रहा है, तो शासन के प्रभाव में यहाँ क्या था? केंद्र ने शक्तियाँ ग्रहण की और संसद को सर्वोपरि शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जबकि राष्ट्रीय शासन में यानी राष्ट्रपति शासन में राष्ट्रपति राज्य के कार्य संभालता है और विधानसभाएं सक्रिय होती हैं। ठीक है, जबकि वित्तीय आपातकाल में केंद्र ने राज्यों को वित्तीय औचित्य पर निर्देश दिए और वेतन में कटौती संभव है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसका देख लिया। एक बार जूम कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये बहुत ही सुंदर तरीके से एक शॉर्ट में इसका कर दिया गया है तुलना, तो जिससे आपको ये चीज़ें समझने में और एक साथ मेमोराइज करने में काफ़ी आसानी होगी। तो इस प्रकार हमने चैप्टर को एंड कर लिया है और मेरा यह चैप्टर समाप्त हो गया है।
आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि मुझे तो काफ़ी इंटरेस्ट आई इस चैप्टर में। और आप ऐसे ही स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी विद मी। सो मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, वेरी गुड नाइट, टेक केयर।